डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है स्लैब। तो जो स्लैब जो होता है इसको हम अपने साधारण भाषा में लेंटर भी बोलते हैं। तो लेंटर का मतलब एक ऐसी चीज है जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसको कि हम रूफ कवरिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी छत होती है उसके रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये छत अगर हमारी है तो फर्स्ट फ्लोर के लिए ये फ्लोरिंग का भी काम करता है। तो इस तरीके से जो जो स्लैब है हमारी एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसका जो साइज होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है, उसका थिकनेस के साथ उसकी थिकनेस जो है वो बहुत कम होती है उसके कंपैरिजन में। लंबाई चौड़ाई के कंपैरिजन में उसकी थिकनेस जो बहुत कम होती है। और जो स्लैब जो होते हैं ये हम आमतौर पर आपने देखा होगा कि रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पर किसी टिपिकल शेप की जगह के अंदर इसको हम सर्कुलर भी डिजाइन कर सकते हैं या इसको हम ट्रायंगुलर शेप में भी डिजाइन कर सकते हैं। तो जो स्लैब जो होते हैं वो आमतौर पर ट्रांसवर्स लोड देने के काम आते हैं, और जो कि वो जो स्लैब है उसको अपने साइड में उसको ट्रांसफर कर देता है। और जो स्लैब का जो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसको डिजाइन करना भी बहुत ही आसान है। जैसे हमने बीम डिजाइन किए हैं तो बिल्कुल वही स्टेप्स हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ हमें एक एजम्पशंस मानकर चलनी पड़ती है कि जो स्लैब जो होता है इसके अंदर हम उसको 1-1 मीटर की स्ट्रिप के अंदर मानते हैं। जो विड्थ जो होती है इसकी स्लैब की वो 1 मीटर विड्थ मानकर उसको हम डिजाइन करते हैं। बाकी जो स्पैन है हमारा वो हमारी लंबाई के रूप में काम करता है, और उसकी जो चौड़ाई है वो 1 मीटर हम एज्यूम करके स्लैब को डिजाइन कर सकते हैं। तो जो स्लैब का डिजाइन है बहुत ही आसान है। जैसे बीम डिजाइन करते हैं बिल्कुल वही के वही स्टेप्स हम अगर फॉलो करते हैं तो हम किसी भी स्लैब को डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो स्लैब जो होता है हमारा उसको हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं उसका 2 तरीके से उसको हम क्लासिफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन है हमारा 1 वे स्लैब और एक क्लासिफिकेशन है हमारा 2 वे स्लैब। तो 1 वे स्लैब हम किसको कहेंगे, ये बहुत ही समझने की बात है। 1 वे स्लैब किसको बोलते हैं? तो 1 वे स्लैब का मतलब ये है कि एक ऐसा स्लैब अगर वो सिर्फ 2 एजिज के ऊपर सपोर्टेड है। जो 1 वे स्लैब है हमारा, वैसे तो 4 एजिज होते हैं स्लैब को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अगर हमारा स्लैब अगर 2 एजिज पे ही सपोर्टेड हो तो उसके अंदर जो स्पैन है उसके लॉन्ग, उसके जो स्पैन है उसका लॉन्ग स्पैन, एक शॉर्ट स्पैन, मतलब एक लंबी उसकी लंबाई ज्यादा होगी कि कम होगी, तो उनके अंदर कोई भी रेशियो रहे तो भी उसको हम 1 वे स्लैब ही कहेंगे। लेकिन अगर हमारा स्लैब अगर वो चारों साइड्स के ऊपर सपोर्टेड है, इफ इट इज सपोर्टेड ऑन ऑल द 4 साइड्स, तो उस कंडीशंस उस केस के अंदर उसके लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो है, इफ इट इज मोर देन 2 और इक्वल टू 2, 2 से ज्यादा हो या 2 के बराबर हो, तो उस स्लैब को हम 1 वे स्लैब कहते हैं। लेकिन अगर हमारा स्लैब अगर 2 एजिज पे अगर सपोर्टेड है तो उसके अंदर लॉन्ग और शॉर्ट स्पैन के बीच में कोई भी रेशियो रहे, 2 से ज्यादा हो, कम हो, बराबर हो, तो फिर उस स्लैब को हम 1 वे स्लैब ही कहते हैं। तो जो 1 वे स्लैब जो होता है उसके अंदर जो मेन रीजन ये है कि इसके अंदर जो लोड है वो 2 सपोर्ट्स पर ही जाता है, और इसकी वजह से इसके अंदर जो मेन स्टील है हमारा वो हम उसके अंदर जो शॉर्ट स्पैन होता है उसके अलोंग उसके अंदर हम मेन स्टील को प्रोवाइड करते हैं, और उसका जो लॉन्गर स्पैन होता है उस स्पैन के अंदर हम उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डालते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का मतलब ये कि एक ऐसा स्टील जो कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आता है, और जो मेन जो रेनफोर्समेंट है उसको होल्ड करने के काम आता है। तो बस मेनली जो उसके अंदर जो स्टील डलता है वो शॉर्ट स्पैन में डलता है, और जो बेंडिंग इसके अंदर जो आता है हमारा, जो बेंडिंग जो होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। जो बेंडिंग आएगी इसके अंदर जब स्लैब डलेगा जिस पे लोड लगेगा तो उसके अंदर जो बेंडिंग आएगी वो सिर्फ एक डायरेक्शन में आएगी। इसीलिए इस तरह के स्लैब को हम 1 वे स्लैब बोलते हैं। दूसरा हमारा टाइप का स्लैब है 2 वे स्लैब। तो 2 वे स्लैब का मतलब यह है कि जो कि एक ऐसा स्लैब जो कि ऑन 4 साइड सपोर्टेड हो, और उसके अंदर जो रेशियो है लॉन्गर
स्पैन और शॉर्ट स्पैन की जो रेशियो है, इफ इट इज लेस देन 2, अगर वो 2 से कम है तो फिर उस टाइप के स्लैब को हम टू वे स्लैब बोलते हैं। तो जो टू वे स्लैब के अंदर जो बेंडिंग होती है वो दोनों डायरेक्शंस में होती है, तो इसीलिए इसके अंदर जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल द 4 साइड्स। जो चारों साइड्स हैं हमारी स्लैब की, चारों कॉर्नर्स के ऊपर, चारों एजेस के ऊपर ही हमारा लोड ट्रांसफर होता है। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो चारों तरफ लोड जाता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो हम मेन स्टील भी दोनों तरफ ही प्रोवाइड करते हैं, और उसकी वजह से स्लैब की थिकनेस, जो मोटाई है वो कम होती है, और इसकी वजह से उसके अंदर हम स्टील भी हमें कम डालना पड़ता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टू वे स्लैब होता है, इट इज इकोनॉमिकल एज कंपेरिजन टू द वन वे स्लैब। तो जो हमारा टू वे स्लैब है उसके अंदर एक कंडीशन और भी हम आगे आपको बताएंगे, वैसे अभी मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं। जो टू वे स्लैब होते हैं हमारे, उसके अंदर हम इसको 2 तरीके से डिजाइन करते हैं, व्हेन कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन एंड व्हेन कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन। तो कॉर्नर्स हेल्ड डाउन का मतलब ये है कि जो स्लैब जो हम कास्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो हमारे चारों एजिस हैं, उस चारों एजिस के ऊपर जो आपने बीम डाल रखा है, अगर उसी के साथ ही अगर हम स्लैब को भी कास्ट कर देते हैं, तो इस तरह के जो स्लैब होता है हमारा, इसको बोलते हैं कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन। या उसके अंदर हम साइड के ऊपर जो कॉर्नर्स हैं हमारे, उसके ऊपर अगर हम दीवार बना देते हैं ऊपर, तो उसकी वजह से भी जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो दबे रह जाते हैं। तो इसलिए इस तरह के स्लैब को बोलते हैं कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन। और कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन का मतलब ये है कि व्हेन द कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट, अगर हमारे जो उसके अंदर जो टॉर्शनल जो उसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होती है, बेंडिंग पैदा होती है, उसकी वजह से कई जो कॉर्नर्स है हमारे वो थोड़े से लिफ्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन। तो दोस्तों जो हमारा जो ये सिलेबस है इसके अंदर हम बात करेंगे कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन, क्योंकि जो कॉर्नर हेल्ड डाउन होते हैं उसके अंदर हमें एक एडिशनल मैश डालनी पड़ती है चारों कॉर्नर्स के अंदर, टॉर्शनल स्टील उसको हम बोलते हैं। तो लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर हमें डिस्कस करना है व्हेन कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन। तो मैंने ये बात अभी आपको शुरू में अभी बता दी है, बाकी जब हम आगे डिजाइन करेंगे टू वे स्लैब का तो उसके अंदर ये बात उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, आप इसके अंदर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वन वे स्लैब होता है उसके अंदर जो हमारी बेंडिंग होती है वो एक डायरेक्शन में होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा शॉर्टर स्पैन है और ये लॉन्गर स्पैन है, इस डायरेक्शन में ये शॉर्टर स्पैन है, इस डायरेक्शन में इसके अंदर बेंडिंग है। तो इसके अंदर जो हमने स्टील भी डाला हुआ है, जो मेन स्टील डाला है वो हमने डाला है शॉर्टर स्पैन में, और जो लॉन्गर स्पैन होता है इसके अंदर हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डालते हैं। अभी आप देख रहे हैं टू वे स्लैब है, इसके अंदर जो बेंडिंग है इट इज इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में ये बेंडिंग है, और इसके अंदर जो स्टील भी हमने डाला है मेन स्टील, वो दोनों ही डायरेक्शन में डाला है। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा मेन स्टील है, इसके अंदर जो मेन स्टील डाला गया है इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन बोथ द स्पैन्स, तो इसलिए इसको हम टू वे स्लैब बोलते हैं। तो जो वन वे स्लैब है इसके अंदर मैंने आपको बताया कि 2 तरह की रेनफोर्स हम डालते हैं, मेन स्टील बोलते हैं, एक को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो मेन स्टील का काम क्या है, लोड को लेना, बेंडिंग को रेसिस्ट करना, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को सपोर्ट करना, पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना। इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है इसका भी काम क्या है कि ये मेन रेनफोर्समेंट को होल्ड करके रखती है, और जो उसके ऊपर जो लोड आया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको, और उसके अंदर श्रिंकेज और टेम्परेचर स्ट्रेसेस को रेसिस्ट करती है, कम करती है, मतलब उसको रोकने का काम करती है उसके, ताकि उसके अंदर श्रिंकेज स्ट्रेस या टेम्परेचर स्ट्रेस ना पैदा। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का। तो जैसे सबसे पहला कंपैरिजन हमारा स्पैन के बारे में ही है, इसके 2 से ज्यादा है, 2 के बराबर होता है, टू वे स्लैब में कम होती है, लेस देन 2 होती है। इसमें बेंडिंग अलग शॉर्ट स्पैन होती है, इसमें दोनों स्पैन में बेंडिंग होती है। मेन स्टील शॉर्ट स्पैन में डालते हैं, मेन स्टील दोनों स्पैन में डालते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्टील नहीं होता। इसकी थिकनेस ज्यादा होती है, इसकी थिकनेस कम होती है। इसमें ज्यादा स्टील चाहिए, इसमें कम स्टील चाहिए। इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसकी कॉस्ट कम है। तो इसकी इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंपैरिजन है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बीच में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन डिजाइन द वन वे स्लैब। तो बहुत ही आसान है, इसके अंदर डिजाइन करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको बीम का डिजाइन करना आता है तो बहुत आसानी से वन वे स्लैब, टू वे स्लैब को डिजाइन कर सकते हैं।
तो इसके अंदर सबसे पहले हमें देखते हैं हमें क्या क्या चीज गिवन होगी। तो इसके अंदर जो कोई एडिशनल इसके ऊपर जो लोड आया हुआ है, डेड लोड, जैसे इन द फॉर्म ऑफ फिनिशिंग, उसमें जो फिनिशिंग वगैरह जो करते हैं हम, जैसे टाइल टेरेसिंग वगैरह करते हैं, या उस पर कोई मिट्टी डालते हैं, या उसके ऊपर कोई हम क्या नाम है किसी तरह की फिनिशिंग करते हैं, तो वो सभी जो हमारे डेड लोड में आते हैं। या इसके ऊपर जो लाइव लोड रहेगा स्लैब के ऊपर, जो मूवमेंट रहेगी, कोई फर्नीचर रहेगा, तो उसकी वजह से जो लोड रहेगा वो लाइव लोड। फिर उसके अंदर जो उसका स्पैन का क्लियर स्पैन दे रखा होगा, कौन सा ग्रेड हम इस्तेमाल करेंगे कंक्रीट का, और कौन सा स्टील का ग्रेड हम इस्तेमाल करेंगे, ये सभी चीजें हमें पहले से ही दी हुई होंगी। तो दोस्तों कई बार जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उसके अंदर हमें कई बार सिर्फ एक स्पैन दिया होता है, तो वो अंडरस्टूड है कि हम इसके अंदर हम बात कर रहे हैं वन वे स्लैब की, क्योंकि अगर टू वे स्लैब अगर हमें डिजाइन करना हुआ तो उसके अंदर हमें दोनों स्पैन देने ही देने पड़ेंगे। लेकिन कई बार हमें वन वे स्लैब डिजाइन करना हो तो उसमें सिर्फ एक स्पैन की ही जरूरत पड़ती है हमें, शॉर्टर स्पैन की, क्योंकि डिजाइन हमारा जो स्लैब होता है दैट इज विद शॉर्टर स्पैन, क्योंकि उसके अंदर जो मेन स्टील डलता है वो अलग शॉर्टर स्पैन ही डलता है, तो इसलिए उसके अंदर हमें जो मेन जरूरत पड़ती है वो शॉर्टर स्पैन की जरूरत पड़ती है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही है कि हम इसके अंदर जो लंबाई वाइज जो स्पैन है, हमारा जो लॉन्गर स्पैन है, उसको हम ये मान के चलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ द 1 मीटर स्ट्रिप। तो हमने उसकी जो विड्थ है बीम की वो 1 मीटर हम एज्यूम करते हैं। तो इसके अंदर हमारा दूसरा स्टेप होता है हमें एज्यूम करना है कि जो हमारा जो स्लैब बनेगा उसकी थिकनेस कितनी रहेगी। तो दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले हम इफेक्टिव डेप्थ को एज्यूम करते हैं। इफेक्टिव डेप्थ, तो इसमें यही नोट करने वाली बात है कि जो इससे हमारे पास जो डेप्थ आएगी दैट विल बी इफेक्टिव। और जब हम टू वे स्लैब डिजाइन करते हैं तो जो उसके अंदर एज्यूम हम करते हैं डेप्थ, वो हमारी होती है ओवरऑल डेप्थ। तो इसी से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो वन वे स्लैब जो होता है उसकी थिकनेस ज्यादा होती है और जो टू वे स्लैब होता है उसकी थिकनेस कम आती है। तो ये आप यहां से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन पैरामीटर के हिसाब से हमने एज्यूम किया है कि जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ होगी दैट विल बी इक्वल टू क्लियर स्पैन डिवाइडेड बाय 25 to 30, कोई भी रेशियो हम इसके अंदर मानकर चल सकते हैं। तो ये हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ इसके अंदर हमने मान ली। तो फिर हम निकालते हैं इसके अंदर ओवरऑल डेप्थ हमारी कितनी रहेगी। तो ओवरऑल डेप्थ निकालने के लिए उसके अंदर हम जो इफेक्टिव कवर है जो है 20 से 30 mm के बीच में कोई भी वैल्यू लेकर उसके अंदर ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसके अंदर ओवरऑल डेप्थ डी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये कैलकुलेट करना कि इसके अंदर हमारा इफेक्टिव स्पैन कितना रहेगा, क्योंकि हमें दिया होता है स्लैब का क्लियर स्पैन, अंदर वॉल टू वॉल जिसकी जो स्पैन होता है वो हमें दिया होता है। तो हमें अब निकालने का भी इसके अंदर जो स्पैन रहेगा हमारा इफेक्टिव कितना रहेगा। तो इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। तो उसके अंदर जो क्लियर स्पैन है हमारे पास, उसके अंदर दोनों तरफ से जो बीयरिंग्स, जो स्लैब का जो चढ़ाव रहेगा, हाफ ऑफ द बीयरिंग दोनों तरफ से हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इफेक्टिव स्पैन आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि जो हमारे पास क्लियर स्पैन है उसके अंदर हम जो अपने अभी ऊपर कैलकुलेट की थी इफेक्टिव डेप्थ वो उसमें जोड़ दें। तो इन दोनों में से जो भी हमारे पास कम वैल्यू रहेगी दैट विल बी टेकन एज द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द स्लैब। उसके बाद हम निकालते हैं इसके अंदर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि इसके अंदर फैक्टर्ड लोड कितना रहेगा। तो फैक्टर लोड के अंदर हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास जो लोड आएगा उसके अंदर उसको डेट टाइम्स हम लेते हैं फैक्टर्ड लोड। तो हमारे पास वर्किंग लोड आएगा, उस वर्किंग लोड को हम डेट से गुणा करके फैक्टर्ड लोड निकाल सकते हैं। तो जो हमारे पास जो लोड रहेगा वो क्या क्या चीज रहेगी उसके अंदर, एक तो डेड लोड रहेगा, फिनिशिंग का लोड, प्लस उसके अंदर स्लैब का सेल्फ वेट, वो भी हम उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो सेल्फ वेट के अंदर हमने उसके अंदर 1 मीटर स्पैन मानते हैं, 1 मीटर विड्थ मानते हैं, और जो थिकनेस ऑफ द स्लैब, जो ओवरऑल थिकनेस ली है हमने, उसकी थिकनेस को गुणा करके और मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द आरसीसी, इसको कि हम 25,000 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर मानते हैं। तो उससे मल्टीप्लाई करके हम इसका सेल्फ वेट भी कैलकुलेट करते हैं। तो वो सब डेड लोड में कंसीडर करेंगे। तो डेड लोड के अंदर फिनिशिंग लोड प्लस सेल्फ वेट प्लस लाइव लोड, जो भी इसके अंदर सभी इसके अंदर हम जोड़ देंगे। तो इसमें डेड लोड लिखा है तो डेड लोड का मतलब इसको यहाँ पर हम सेल्फ वेट मान सकते हैं, लाइव लोड प्लस फिनिशिंग लोड, तो सभी को जोड़ देंगे वो हमारे पास लोड आ जाएगा और उसको हम गुणा करेंगे 1.5 से। ये हमारा फैक्टर है,
इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम फैक्टर लोड निकालेंगे कि इस स्लैब के ऊपर कितना फैक्टर लोड आ रहा है। तो फिर इसके ऊपर हम इस फैक्टर लोड के हिसाब से इसके अंदर कितना बेंडिंग मूवमेंट इसके अंदर पैदा होगा तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेंडिंग मूवमेंट का हमें फार्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू WL²/8। तो इससे हम बेंडिंग मूवमेंट निकाल सकते हैं, तो दैट विल गिव यू द MU बेंडिंग मूवमेंट। तो अब हम निकालते हैं रेसिस्टेंस। जो बीम है हमारा, जो स्लैब है हमारा, वो उसके अंदर कितना रेसिस्टेंस होगा उसका, वो बीम जो लोड हमारा स्लैब हमारा कितना लोड रेसिस्ट कर सकता है। तो उसके हिसाब से हम इसके अंदर जो ये हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमने बीम के केस में पढ़े थे, वही फॉर्मूले यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन फार्मूला वही है। तो उसके अंदर जैसे ये जो हमारा मूवमेंट जो होता है इसका MU लिमिटिंग इसको बोलते हैं। तो ये MU लिमिटिंग जो है ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर, और इसके अंदर ये फैक्टर रहता है क्या जिसको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर ये अलग अलग ग्रेड्स के हिसाब से और अलग अलग जो कंक्रीट का जो ग्रेड आपने इस्तेमाल किया है, इनको जो हमें पता है वो वैल्यू पहले से ही, तो उसके हिसाब से हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि भाई हमारा इसके अंदर इतना इसके अंदर बेंडिंग मूवमेंट आएगा और इतना हमारा मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है। तो इसके हिसाब से हमारा स्लैब की थिकनेस कितनी होगी, तो ये स्लैब हम की थिकनेस हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि जो अपने थिकनेस एज्यूम करी थी स्लैब की, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है, क्योंकि इस बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से हमें कम से कम इतनी थिकनेस स्लैब की होनी चाहिए। तो अगर हमारी जो थिकनेस आती है ये एज्यूम थिकनेस से कम आती है, जो हमने एज्यूम करी थी पिछले स्टेप्स में आपने देखा था कि यहाँ पर हमने एक थिकनेस एज्यूम की थी वाली, तो ये जो थिकनेस है हमारी ये इस बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से जो थिकनेस आई है उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर इससे ज्यादा है एज्यूम्ड थिकनेस और ये क्या नाम कैलकुलेटेड जो वैल्यू है उससे अगर कम है, तो इसका मतलब जो स्लैब जो डिजाइन हम कर रहे हैं वो हमारा बिल्कुल ठीक डिजाइन है, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ये डेड लोड या बैंड लाइव लोड ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से जो बेंडिंग मोमेंट है ज्यादा आएगा। तो इस बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए हमें स्लैब की थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए। तो थिकनेस ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, और जो हमने एज्यूम किया वो वैल्यू कम है, तो फिर उसके हिसाब से फिर हमें एक नई वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा, और फिर सारे के सारे स्टेप जितने हमने किए हैं इन सभी को रिवाइज करेंगे, और फिर जो हमारी ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू है ये एज्यूम्ड वैल्यू से कम आएगी, तो ही फिर हम आगे चलेंगे। तो अब हमारा थिकनेस का काम क्लियर हो गया कि भाई हमारी जो थिकनेस एज्यूम्ड वैल्यू थी वो हमारी करेक्ट है। अब हमारा काम है, नेक्स्ट काम है इसके अंदर स्टील को कैलकुलेट करना कि भाई जो इसके अंदर हमें कितना स्टील डालना है। मेन स्टील, पहले मेन स्टील कैलकुलेट करेंगे जो कि अलॉन्ग शॉर्ट स्पैन डालेंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो कि हम अलॉन्ग लॉन्ग स्पैन डालेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास दो फार्मूले हैं, कोई भी फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फार्मूला है ये बैलेंस सेक्शन के हिसाब से है, और ये जो सेक्शन है ये दूसरा फार्मूला जो दिया गया है दिस इज एज पर द, जो हमारे पास इसके अंदर जो एक्चुअल में जो हमारी XU की वैल्यू आनी चाहिए उसको हमने मानकर ये फार्मूला डिजाइन किया है, ये फार्मूला है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, इसके अंदर हम इसके अंदर EST की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसके अंदर ये दूसरा फार्मूला है। अब इसके अंदर तो ये MU को इससे डिवाइड करेंगे 0.87 FY इंटू में ये जो हमारे पास फार्मूला है ये वाला, इसके अंदर तो ये जो ये पहला जो ऊपर फार्मूला दिया गया है इस फार्मूले को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इट गिव्स अस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो इसके अंदर दो वैल्यूज हमें मिलती हैं, तो जो उसके अंदर एक वैल्यू बहुत ज्यादा आती है कम आती है, तो उससे हम AST की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और ये दूसरा फार्मूला AST का, ये हमारे पास जो बैलेंस सेक्शन जो होता है उसके हिसाब से हम इसके अंदर इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। मतलब XU लिमिटिंग, तो इसके अंदर मेन चीज ये है कि XU लिमिटिंग जो हमारे पास वैल्यू है वो हम ले लेते हैं। XU लिमिटिंग आपको पता ही है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील। तो जो हमारा ग्रेड ऑफ स्टील होता है उसके अंदर आपको पता है कि 0.53D, 0.48D, 0.46D, उसके हिसाब से हम इसके अंदर XU की वैल्यू मानकर चलते हैं। तो इससे थोड़ा सा जो स्टील है हमारा थोड़ा सा ज्यादा आता है, लेकिन इससे ये क्योंकि इसके अंदर हमने XU की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू ली है, तो इससे थोड़ी सी वैल्यू हमारे पास कम आती है। तो ये हम आमतौर पर ऊपर वाला फार्मूला ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर 8, 10, 12 mm कोई भी हम इसके अंदर स्टील जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम 10 से 12 mm का
डायामीटर का सरिया इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसके अंदर ये चेक करते हैं कि जो आपने स्टील जो डाला है, जो स्टील हमारा कैलकुलेट हुआ है, ये कहीं मिनिमम से भी कम तो नहीं आ गई वैल्यू इसकी, क्योंकि इसके अंदर हम कम से कम भी कुछ मिनिमम स्टील हमारे जो आईएएस ने रिकमेंड किया कि कम से कम इतना स्टील तो आपको डालना ही है। तो अगर हम FP 415 500 इस्तेमाल करते हैं तो 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर FP 250 का अगर हम इस्तेमाल करें तो 0.15% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा मिनिमम स्टील होना चाहिए। तो जो AST की वैल्यू हमारे पास आएगी, एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू, वो इससे ज्यादा होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट काम ये है कि इसके अंदर हमें स्पेसिंग बताना कि जो स्टील हम डालेंगे उसकी क्या स्पेसिंग रहेगी, कितनी डिस्टेंस पे आपको ये डालना है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको जो भी एरिया आप स्टील आपने इस्तेमाल करना है 10 mm 12 mm, उसका एक बार का एरिया निकाल लेते हैं और उसको बी विड्थ आपको पता है 1000 mm डिवाइडेड बाई AST, जो एरिया स्टील आपने कैलकुलेट किया है। तो दिस विल गिव यू द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द मेन बार्स। तो अभी इस मेन बार्स के लिए भी हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि इससे कम ये स्पेसिंग, इससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, 3 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ और 300 mm, और ये जो आपने कैलकुलेट की है ये वाली, ये जो स्पेसिंग आई है हमारे पास, इन तीनों के अंदर से जो भी मिनिमम रहेगी उसके ऊपर हम इसके अंदर मेन स्टील को डाल देंगे। उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, कम की तरफ जाते हैं। मतलब जैसे मान लिया अगर हमारे पास आ गई स्पेसिंग 154 mm सेंटर टू सेंटर, तो उसको हम 150 मानेंगे, 150 mm सेंटर टू सेंटर, ना कि 160। तो कम की तरफ जाएंगे ताकि ये जो स्टील है हमारा कम ना हो। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो जो भी आपने पहले मिनिमम चेक किया था उतना कम से कम मिनिमम स्टील हम डालते हैं, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बन जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के अंदर हम आमतौर पर 8 या 10 mm की बार का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से उसके अंदर भी वही फार्मूला जो है हमारे पास, एक बार का एरिया उसको निकालकर उसकी स्पेसिंग चेक करते हैं और स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं, और फिर उस तरह से इसके लिए भी हम ये चेक करते हैं कि जो मैक्सिमम स्पेसिंग से कम ना हो। तो इसके अंदर हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ जाती हैं। ये एक आपने कैलकुलेट की स्पेसिंग, ये एक 5 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ और 450 mm, जो भी हमारे पास इसके अंदर से जो मिनिमम वैल्यू रहती है उसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को डालते हैं। तो फिर उसके बाद हम चेक करते हैं भाई कि इसके अंदर कहीं जो शेयर जो हमारे पास जो है, इसके अंदर जो हमारा सेक्शन के शेयर में तो फेल नहीं हो रहा, या इसके अंदर जो डेवलपमेंट लेंथ है वो कम तो नहीं है, या इसके अंदर एक्सेसिव डिफ्लेक्शन तो नहीं आ गया बीम के स्लैब के अंदर। तो वैसे आमतौर पर ये जो स्लैब जो बनता है हमारा, इट इज ऑलवेज सेफ इन शेयर्स, इन सभी के अंदर ये सेफ रहता है। लेकिन ये सभी चीजें हम यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सभी चीजें पहले पढ़ चुके हैं। तो बाकी आमतौर पर जब हम डिजाइन करते हैं तो यहीं पर इसको हम खत्म कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिजाइन करना 2-वे स्लैब्स का। तो इसके अंदर हमने लिखा है स्पेशल, खासतौर पर लिखा है कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन, जिसके अंदर की कॉर्नर्स को हेल्ड डाउन नहीं किया गया है। तो उसके अंदर वही सभी चीजें हमें पहले से जो दी हुई है, जो इसके ऊपर डेड लोड लगा हुआ है, लाइव लोड लगा हुआ है, इसके स्पैन जो हमें पता है, इसके अंदर हमें दोनों स्पैन पता होने चाहिए, शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन, और इसके अंदर कौन से ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे और कौन से ग्रेड का स्टील इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर चेक करने का वही है कि हम ये चेक करेंगे कि इसके अंदर जो लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन की क्या रेशियो है। इफ इट इज लेस देन 2 तो ही हम 2-वे स्लैब के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा काम है इसके अंदर इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करना। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला हमारा, इसके अंदर पहले हमने कैलकुलेट किया था 1-वे स्लैब में, तो हमें मिली थी इफेक्टिव डेप्थ। अब इसके अंदर हमें मिलेगी ओवरऑल डेप्थ। तो शॉर्टर स्पैन को 25 या 30 के बीच में किसी भी फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो 25 या 30 का मतलब इसके अंदर इतनी डिफ्लेक्शन परमिसिबल है। तो इसके अंदर हमने D/25 करके हमने ओवरऑल डेप्थ कैलकुलेट की। अब हम ओवरऑल डेप्थ से इसके अंदर से इफेक्टिव को घटाएंगे, उसमें हमने जोड़ा था, इसमें हम घटाएंगे तो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी अलोंग द शॉर्टर स्पैन। तो इसके बाद फिर हम निकालेंगे इसके अंदर इफेक्टिव शॉर्टर स्पैन और इफेक्टिव लॉन्गर स्पैन। तो वही तरीका है, क्लियर स्पैन प्लस हाफ ऑफ द बीरिंग प्लस बीरिंग, हाफ बीरिंग प्लस हाफ बीरिंग, या क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ विच एवर इज लेस। तो हमारे पास इफेक्टिव शॉर्टर स्पैन मिल जाएगा। इसी तरीके से फिर हम इफेक्टिव लॉन्गर स्पैन निकाल देंगे। सेंटर टू सेंटर ऑफ द बीरिंग इसको हम कह सकते हैं, सेंटर टू सेंटर ऑफ द बीरिंग या हाफ ऑफ द बीरिंग, दोनों से जोड़ देते हैं। तो हमारे पास इफेक्टिव शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट काम ये इसके अंदर ये है कि हमें कैलकुलेट करना है LY/LX, जो आपने इफेक्टिव लॉन्गर स्पैन निकाला है
और इफेक्टिव शॉर्टर स्पैन निकाला है, उनके बीच में क्या रेशियो है। क्योंकि इनके बेस पर हम फिर एक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्फा एक्स और अल्फा वाई, जिसके के अंदर की जिस रेशियो के अंदर हमारा जो इसके अंदर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि जैसे इसके अंदर बताया गया है कि जो टू वे स्लैब के अंदर जो लोड जो होता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑन 4 साइड्स, तो उसके अंदर लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड दोनों तरफ के अंदर में ही बेंडिंग रहती है। तो इसलिए इसको हम जो उसके अंदर दो फैक्टर कैलकुलेट करते हैं अल्फा एक्स और अल्फा वाई, जिसके ऊपर हम उसको अपने बेंडिंग मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक टेबल किताब में दी हुई है और वो टेबल से हम अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू को इंटरपोलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इसके अंदर काम रहता है फैक्टर्ड लोड निकालना। तो जैसे हमने वन वे स्लैब में किया था उसी तरीके से ही हम इसके अंदर सेल्फ वेट, डेड लोड, लाइव लोड, फिनिशिंग लोड, इन सभी को पर मीटर लेंथ कैलकुलेट करते हैं। उसमें भी पर मीटर लेंथ कैलकुलेट करते हैं। 1 मीटर स्पैन आपने माना है, 1 मीटर विड्थ मानी है, उसके हिसाब से पर मीटर हमारे पास इसके अंदर फैक्टर्ड लोड आ जाएगा। और उस फैक्टर लोड के जरिए से हम दो चीजें कैलकुलेट करेंगे, MUX एंड MUY। तो MUX का मतलब है कि जो बेंडिंग मोमेंट जो हमारा शॉर्टर स्पैन में जाएगा और MUY जो लॉन्गर स्पैन में जाएगा। अल्फा एक्स WU आपने जो कैलकुलेट किया था वो और LX किया। इसी तरह से MUY कैलकुलेट करेंगे अल्फा वाई WU इंटू LX किया। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर ही हमने LX लिया है। इसके अंदर ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ पर LY लेना है। इसके अंदर सिर्फ हमने एक फैक्टर से इस बेंडिंग मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दो हिस्सों में, जो कि MUX और MUY है। अब हम उसी तरह से एज ए बैलेंस सेक्शन डिजाइन करते हुए इसके अंदर फिर हम DX को कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने वन वे स्लैब में कैलकुलेट किया था, MU जो हमारे पास X आया था उसके अंदर ये वैल्यू हमने इसके अंदर हमारे पास जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, जो ग्रेड ऑफ स्टील है, उसके हिसाब से हम DX की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं DX। तो जो DX की वैल्यू आएगी यहाँ पर इस फॉर्मूले से, वो जो एज्यूम्ड वैल्यू है उससे कम आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू ज्यादा आती है तो हमें सारे स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे, और अगर ये कम आती है तो इसका मतलब ये कि जो डिजाइन आपने किया है वो हमारा डिजाइन ठीक है। सिर्फ वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में सिर्फ फर्क यही है कि इसके अंदर हमें बेंडिंग मोमेंट जो निकाला है आपने, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर दूसरी तरह से स्टील कैलकुलेट करना है। पहले मेन स्टील कैलकुलेट करते हैं शॉर्टर स्पैन के लिए। ये आप देख के अभी मैंने आपको क्या बताया है कि पहले तो हमने डेप्थ कैलकुलेट की है, यहाँ पर से डेप्थ DX कैलकुलेट की है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन के लिए स्टील को कैलकुलेट करना है। इसको बोलते हैं ASTX एंड ASTY। ASTX का मतलब स्टील अलोंग द शॉर्टर स्पैन और ASTY स्टील अलोंग द लॉन्गर स्पैन। तो इसके अंदर वही फॉर्मूला है, MUX के अंदर हमने पुट किया है, ऐसी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो हमारे पास ASTX और ASTY की वैल्यू आ जाएंगी। तो इसमें हम आमतौर पर 10-12 mm का स्टील इस्तेमाल करते हैं और फिर इसके अंदर वही चेक कर लेते हैं कि भाई जो स्टील जो आया है ये ASTX या ASTY कहीं मिनिमम से कम तो नहीं है, तो कम से कम इतना स्टील हमें डालना ही डालना है। तो इस तरीके से हमने इसको चेक किया, मिनिमम से आमतौर पर ज्यादा ही वैल्यू आती है। फिर उसके बाद उसके अंदर हम स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं, जैसे वन वे में किया था। एरिया 1 बार जो भी बार हम इस्तेमाल करेंगे 10 mm 12 mm एक बार का एरिया लेंगे, 20 से गुणा कर देंगे और ASTX से डिवाइड कर देंगे। और फिर उस तरह से उसकी स्पेसिंग को चेक करेंगे 3x से 3DX और 300 mm, ये तीसरे ऊपर आपके पास आपने कैलकुलेट किए, ये इन तीनों में जो भी मिनिमम होगी दैट विल बी प्रोवाइडेड। इसी तरीके से हमने ASTY तो कैलकुलेट कर ही लिया है पहले, अब उसकी स्पेसिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसमें जो भी आपने बार इस्तेमाल किए 10 या 12 में से, जो भी आमतौर पर दोनों में एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, चाहे 10 करेंगे चाहे 12 करेंगे, एक बार का एरिया निकाल देंगे, ASTY हमारे पास है, उसकी स्पेसिंग आ जाएगी। और इसी तरह से उसके अंदर मिनिमम से कंपैरिजन करेंगे और फिर हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएंगी और उसमें से जो भी मिनिमम होगी उस पर हम लॉन्ग स्पैन मेन स्टील प्रोवाइड करेंगे। तो उसी तरह से इसके अंदर भी फिर हम चेक कर लेते हैं शियर, डेवलपमेंट लेंथ और डिफ्लेक्शन के लिए कि जो हमारा स्लैब है वो सेफ होना चाहिए, शियर में भी, डेवलपमेंट लेंथ में भी और डिफ्लेक्शन में भी। तो दोस्तों आज हमने इस तरीके से वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के डिजाइन के बारे में बात की है कि इनको कैसे डिजाइन करते हैं। तो अगर आपको
आपने अगर मान लिया बीम पड़ा हुआ है, सिंगली रेनफोर्स बीम, तो उसके अंदर यही स्टेप्स हम डिजाइन करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, वो यहाँ पर हमने फॉलो किया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं, ताकि हम और ज़्यादा आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू।